सर्वप्रथम तो संकल्प 3.0 संकल्प 4.0 के तमाम विद्यार्थियों को जो आज यूपीएससी वाला परिवार के एक विशेष अंग के रूप में जुड़ने जा रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। आफ्टर दैट आपकी कक्षाओं के आरंभ के साथ एक ईश वंदना है कि आप सभी जिन उद्देश्यों को सजोए हुए इन कक्षाओं को लेने के लिए आए हैं, ईश्वर से प्रार्थना होगी कि आप सब अपनी अपनी अपेक्षाओं को भली भांति प्रकार से पूरा कर पाएं। इन सब में हम आपके सहयोगी की भूमिका को बखूबी निभा पाएं और हमारे आपके बीच की यह संबंध आपके जीवन को एक नए मकाम तक पहुंचा पाए, इसके लिए भी ईश्वरीय प्रार्थना है। दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप में से कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, हजारों की संख्या में कह सकता हूं कि विद्यार्थी हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आज से पहली कक्षा स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसमें से कुछ तो ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो कि अभी कॉलेज गोयर्स हैं, 12th पास आउट हैं और कॉलेज में एंट्री किए हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की कक्षाओं में अब इंटर कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कि यूजी एंड पीजी कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी की तैयारी में अपने आप को पूरे मनोयोग के साथ झोंकने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध भाव से हमसे जुड़ रहे हैं। उन तमाम विद्यार्थियों का, चाहे किसी भी बैकग्राउंड के विद्यार्थी हों, बैकग्राउंड का मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड से है मेरी बात, उन सभी विद्यार्थियों को एक मेरा सप्रिय में विनम्र सुझाव होगा कि हम तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने जा रहे हैं कि हमारे तमाम विद्यार्थी एकदम बेस लेवल से लेकर टॉप लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। संकल्प बैच की अपनी यही विशेषता है कि इसमें बेसिक से लेकर यूपीएससी की डिमांड तक की हर एक बातें फुलफिल की जाती हैं। बट आप तो जानते हैं, भारत का संविधान भी कहता है कि अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों की भी बात करना उचित होगा, अदरवाइज एकांगी संविधान कभी उचित नहीं भूमिका निभा सकता। तो यहां पर संस्था तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा ही, संस्था के जुड़े तमाम सदस्य आपके साथ जुड़कर आपके जीवन निर्माण में अपनी अपनी भूमिकाएं अवश्य प्रदान करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका दोस्तों आपकी होने जा रही है, सबसे बड़ी भूमिका आपकी होने जा रही है। हम यह मानते हुए कि आप सभी के सभी 2024 में एग्जाम देने के लिए इस कोर्स को परचेज कर रहे हैं, 2025 में एग्जाम देने के लिए इस कोर्स को परचेज कर रहे हैं, तो आपको उस एग्जाम को फोकस करते हुए आपकी एक प्रॉपर रणनीति क्या होनी चाहिए, उन तमाम पक्षों को ध्यान में रखते हुए अध्यापन कार्य कराया जाना है। तो एक बात और आपको बताना चाहूंगा, कक्षाओं की शुरुआत है कि आज और कल 2 दिन ऐसे होंगे जिसमें मैं आपसे कुछ बातें भी करूंगा और टॉपिक भी लूंगा, टॉपिक भी हमें पढ़ना है। बट उसके अलावा फिर रेस्ट ऑफ डेज में बातें कम होंगी, ना के बराबर होंगी। टॉपिक पर हम ज्यादा फोकस करेंगे और टॉपिक पर ज्यादा बात करेंगे। आप में से तमाम विद्यार्थियों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स को भी देख रहा हूं, लेकिन कमेंट्स पैड से आपके नाम लूं और नाम के साथ अभिवादन स्वीकार करूं, ये ठीक नहीं लगता। इसलिए मैं तो कॉमनली मैं आप सबको बोल रहा हूं कि आप सभी के सप्रेम अभिवादन में स्वीकार करता हूं। दोस्तों, मेरा अभिवादन भी आप स्वीकार करें और हम लोग अब अपने विषय वस्तु की ओर आज आगे बढ़ते हैं। अगेन जितने भी विद्यार्थी तमाम उपस्थित हो चुके हैं, अगेन उन सभी का स्वागत है यूपीएससी वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स प्री कम मेंस कोर्स में अपीयर होने के लिए। ओके दोस्तों, तो आज से हम लोग अपनी एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से आप मेरे साथ जुड़कर ज्योग्राफी विषय, भूगोल विषय के महत्वपूर्ण पक्षों को समझने जा रहे हैं। राजीव मौर्य का एक कुछ प्रश्न है, बार बार आ रहा है, सर मेरा पेपर है पीजी का 15 से 19 तक, सर क्या मैं 20 से जुड़ सकता हूं? ये तो आपके ऊपर है राजीव, कब से आपको जुड़ना है बेटा। कोर्स तो आज से शुरू है, मतलब स्टार्ट, बट आप कब से जुड़ना चाहते हो ये आपके ऊपर है। एग्जाम दे लो और एग्जाम देने के बाद आप ये जो बैक 5 to 10 जितनी भी कक्षाएं हैं वो क्लासेस होंगी उनको कर लेना, और आफ्टर दैट आप अपने कंटिन्यूएशन के साथ अपनी कक्षाओं को भी करते रहना। बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हैं। ओके गुड, आगे बढ़ें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज से हम लोग अपनी इस कक्षा में भारत के भूगोल की। इसकी शुरुआत करेंगे भारत के भूगोल की। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि जीएस के पैटर्न को थोड़ा सा समझूं, भूगोल का एक परिचय प्रदान करूं और इसके परिचय के उपरांत मैं एक टॉपिक दूं। क्यों? क्योंकि आप में से कितने सारे बच्चे होंगे जिन्हें तो अभी भूगोल का भू भी नहीं पता है, जिसे आप ज्योग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी का जी भी नहीं पता है। तो सभी विद्यार्थियों को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए मुझे आज आपसे कुछ बातें अवश्य करनी पड़ेंगी। तो ध्यान रखो, सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी के पैटर्न को समझना है और यूपीएससी के पैटर्न में ज्योग्राफी के महत्व को समझना है। हालांकि मैंने एक इंट्रो वीडियो शूट करके आपके लिए लगभग 40 मिनट का वीडियो, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे दोस्तों ने बताया है। ओके, मोस्ट वेलकम दोस्त, मोस्ट वेलकम। अब दोस्तों ने क्या बताया ये तो एक अलग पक्ष है, सफल विद्यार्थियों ने क्या बताया ये तो एक अलग पक्ष है, लेकिन आपका अपना क्या अनुभव रहता है, किसी बायसनेस के साथ नहीं, अपने एकदम निरपेक्ष मन के साथ इस अनुभव को फिर मुझसे शेयर करिएगा। और यकीन दिलाता हूं और अपने आप पर भरोसा रखते हुए बात कहता
चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस विषय को पढ़ते हुए आपको विषय से, प्रकृति से और राजेश मिश्र इन तीनों चीज़ों से प्रेम होने जा रहा है। इसके लिए आप आज से ही तैयार हो जाइए, आज से तैयार हो जाइए, मस्ती से पढ़ेंगे। ज्योग्राफी की कौन सी बुक लेनी है सब कुछ बताएंगे अंजलि बेटा, सब कुछ बताएंगे यहाँ पर। आज कुछ भी शेष नहीं रहेगा, एकदम फर्स्ट क्लास, एक एक करके क्रमबद्ध रूप से ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी की परिभाषा क्या है, ज्योग्राफी का पाठ्यक्रम क्या है, ज्योग्राफी के लिए आवश्यक पुस्तकें कैसे हैं, हमारे पढ़ाने का तौर तरीका क्या है, इन सब विषय बिंदुओं पर आज आपके साथ बात करने वाले हैं। हाँ, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा हो कि आज मैं कुछ बहुत पढ़ाने वाला हूं, तो शायद उनके मन में थोड़ी सी क्षोभ जरूर रह जाएगी इस बात की कि आज पहली क्लास थी लेकिन मैंने कुछ बहुत पढ़ाया नहीं है। पर पढ़ाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य आज की इस कक्षा में आप सब करेंगे, ठीक है ना। तो संकल्प जो 1 एंड संकल्प 2.0 के जो बच्चे हैं, चाहे तो क्लास अपनी आज छोड़ सकते हैं, कल से क्लास लें, और चाहे तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, ओके। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, एकदम स्वास्थ्य ठीक है। यूपीएससी के अगर एग्जाम पैटर्न को देखेंगे तो सभी के सभी आप जानते हैं कि पहला एग्जाम प्रीलिम्स है आपका, जिसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं, दूसरा एग्जाम आपका मेंस होगा और तीसरा एग्जाम आपका इंटरव्यू होगा। बच्चे जनरली तैयारी कैसे करते हैं? कुछ इस तरह से तैयारी करते हैं। तैयारी का तरीका ऐसा होता है कि सर पहला एग्जाम प्रीलिम्स है, जब प्रीलिम्स क्वालीफाई करेंगे तो अब तो मेंस में पहुंचेंगे, है ना, और जब मेंस क्वालीफाई करेंगे तब तो इंटरव्यू में पहुंचेंगे। तो इसलिए सर पहले हम प्रीलिम्स पर फोकस कर लेते हैं, तब मेंस पर करेंगे। तरीका गलत है। तो इसके लिए एक बेस्ट वे क्या होता है, देखो समझो, प्रीलिम्स तो केवल एवं केवल आपको यह बताता है कि आप यूपीएससी देने की योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं। प्रीलिम्स के आधार पर आपका यूपीएससी में कोई सिलेक्शन नहीं होने जा रहा, कोई चयन नहीं होने जा रहा है। ये उन तमाम बच्चों को छांट कर अलग कर देता है जो सच में यूपीएससी देने योग्य होते नहीं हैं। तो ये बेसिकली आपके एक एलिमिनेशन प्रोसेस का एक पार्ट है, जिसमें से बहुत सारे बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं, और जो एलिमिनेशन से बच गया वो प्रीलिम्स क्वालीफाई करता है मेंस एग्जाम के लिए। ध्यान रखना, आपके यूपीएससी के एग्जाम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य परीक्षा ही निभाती है। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त किए गए मार्क्स के आधार पर ही आपका सिलेक्शन लिस्ट बनता है कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, आप किस रैंक में आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आप किस रैंक में आ रहे हैं। इन दो एग्जाम में आपके द्वारा उपलब्ध किए गए जो मार्क्स होते हैं, इसके आधार पर आपकी चयन सूची का निर्माण होता है। इसलिए इस एग्जाम पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत आपको यहां से करनी है। शुरुआत कहां से करनी है? मेंस एग्जामिनेशन से करनी है, और मेंस एग्जामिनेशन के साथ साथ ही आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की और आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाती है। दोस्तों, काफी हद तक मैं ये कहूंगा कि इसकी 80% प्रिपरेशन हो जाती है, इसकी 90% प्रिपरेशन मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ हो जाती है। रेस्ट ऑफ 20% के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन वो काम कैसे होगा जब आप टॉपिक पढ़ लेंगे तो खुद ही आपको समझ में आने लगेगा, और अपने अपने विषय के शिक्षकों द्वारा आपको यह बात समझाई भी जाएगी कि मेंस एग्जामिनेशन के बाद अब बचे हुए सेक्शन को प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयार करना है, या मेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन के बाद इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स में आपको और कौन-कौन से इंप्रूवमेंट्स करने हैं। मॉक इंटरव्यूज के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से वो 10% की प्रिपरेशन का पक्ष यहां पर आता है, आपके बायोडेटा से रिलेटेड एंड एटसेट्रा चीजों से संबंधित चीजें आती हैं यहां पर। तो इनकी प्रिपरेशन करने का तरीका है कि आपको फोकस होना है मेंस एग्जामिनेशन पर, और मेंस के माध्यम से ही प्रीलिम्स की ओर जाना है, और मेंस के माध्यम से ही इंटरव्यू की ओर जाना है। बट कभी भी आपको यहां से प्रिपरेशन शुरू नहीं करनी है। प्रिपरेशन शुरू करनी है आपको मेंस एग्जामिनेशन से, मुख्य परीक्षा से। और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आप जानते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो आपको सबसे पहले तो जीएस के प्रश्न पत्र तैयार करने होंगे, और जीएस में 4 पेपर आ रहे हैं मित्रों। जीएस के पेपर 1 है, जीएस में पेपर 2 है, जीएस में पेपर 3 है, जीएस में पेपर 4 है। सभी प्रश्न पत्र 250 नंबर के हैं, अर्थात यहां पर आपको 1000 मार्क्स हैं। आपको यहां पर 1000 मार्क्स का पेपर मिला है। अब इसमें जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप परफॉर्म कर सकते हैं, आपको यहां परफॉर्म करना है। जीएस के बाद एक प्रश्न पत्र होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है, वैकल्पिक विषय का होता है, और यह वैकल्पिक विषय आपका कोई भी हो सकता है। बट इसमें से इसके चयन के कई मापदंडों में से 2 मापदंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला कि आपकी अभिरुचि, एक बेस्ट इंटरेस्ट आपका किसमें, एक तो ये डिपेंड करेगा, और दूसरा आपका इंटरेस्ट तो है लेकिन क्या उस सब्जेक्ट से इस समय रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या उसके टीचर एंड उसके मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर हैं तो आप उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपको उस सब्जेक्ट के साथ नहीं जानी चाहिए। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में केवल 2 पेपर होते हैं मित्रों, एक पेपर फर्स्ट होगा और एक पेपर सेकंड होगा। ये भी 250 नंबर के होंगे। ऑप्शनल का प्रश्न पत्र आपसे 500 नंबर का पूछा जाएगा, 500 नंबर का पूछा जाएगा। और लास्ट यहां पर जब बात आती है इंटरव्यू की, इसकी बात आती है मित्रों, इंटरव्यू की बात आती है। पहले 300 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था, लेकिन अब इंटरव्यू में मार्क्स थोड़ी से घटा दिए गए हैं मित्रों। अब इंटरव्यू में मार्क्स थोड़ी से घटा दिए गए हैं, और ये कितना हो गया है? 275 मार्क्स का हो गया है। कितना हो गया है? 275 मार्क्स का हो चुका है। इति रस्तोगी ने लिखा, सर आपकी क्लास अटेंड करने से पहले एनसीईआरटी करना। आज सब बात करेंगे इति बेटा, आज इसी कक्षा में सब कुछ बात करेंगे। अखिलेश, क्या एनसीईआरटी पर भी फोकस करना होगा? 100% करना होगा, लेकिन कैसे करना है इस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। पवन भगत, सर आप कहां से स्टार्ट करोगे, मेंस से या प्री से? बिल्कुल प्री का मेंस साथ साथ चलेगा। रमन, मैं यही बात यहां पर समझाने जा रहा हूं बेटा कि एक साथ चलेगा। मुख्य परीक्षा के साथ साथ ही प्रिपरेशन प्रीलिम्स की चल रही होती है और इंटरव्यू की चल रही होती है। यही सब समझाने का प्रयास है, क्योंकि कक्षाओं के दौरान हमने नोटिस किया है कि क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, फिर भी कई बच्चे, ऐसा नहीं कि एक तो बच्चे, ह्यूज मात्रा में बच्चों का प्रश्न यहां से हमेशा बना रहता है कि सर ये प्रीलिम्स का चल रहा है या मेंस का चल रहा है। हम समझाते हैं दोनों चल रहा है तो बच्चों को बातें समझ में नहीं आती हैं। तो बेसिकली ये जो तैयारी है ये साथ साथ चल रही है। मुख्य परीक्षा की तैयारी के साथ आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी चलती रहेगी और आपके इंटरव्यू की भी तैयारी चलती रहेगी। और कैसे कैसे हम यहां पर ये समझाने जा रहे हैं।
तो ये हुए मित्रों, ये हुए यहाँ पर मुख्य परीक्षा में यहाँ इंटरव्यू को अगर मैं हटा दूं, तो मुख्य परीक्षा में यहाँ एक पेपर आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण होता है वो निबंध लेखन का होता है, और निबंध लेखन का पेपर आपसे 250 नंबर का पूछा जाता है। ये भी 250 मार्क्स का होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लगभग 1750 नंबर अकेले अपने आप में वेटेज रखती है मुख्य परीक्षा। और इतने इसमें जो आपने मार्क्स प्राप्त किए, इसके आधार पर आप चयनित सूची में अगर आप आते हैं तो इंटरव्यू में आपको 275 नंबर 275 मार्क्स में से अब आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के बाद सौभाग्य कहूं दुर्भाग्य कहूं मैं पता नहीं, समझ नहीं पाता उसके लिए क्या कहना चाहिए, बट इत्तेफाक शब्द ज्यादा उपयोगी और उपयुक्त होगा। इत्तेफाक बस अगर वो सिलेक्ट नहीं हो पाए तो जनरली उनकी सारी की सारी मिली यह कहती है कि बाकी तो सब चीजें ठीक थी, उसे इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया। यूपीएससी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, किसी भी बच्चे को इंटरव्यू से बाहर नहीं किया जाता, बल्कि मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स ऐड किए जाते हैं, और दोनों के मार्क्स ऐड करने के बाद जो बेसिकली मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट के आधार पर ही बच्चों का चयन होता है। यूपीएससी ब्यूरोक्रेसी के लिए यहां पर चयन होता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार का पैटर्न होगा। जो टीचर के पढ़ाने का तरीका होगा वो मेंस कम प्री, ध्यान रखेंगे, प्री का मेंस नहीं, मेंस कम प्री ओरिएंटेड होगा। अर्थात मेंस एग्जामिनेशन के साथ साथ वह प्री की तैयारी साथ में कराएगा, और जब मेंस के टॉपिक आप कर रहे होंगे तो इंटरव्यू के लिए भी आपको विषय वस्तु मिल रहा होगा, पर्याप्त विषय वस्तु मिल रहा होगा, इसलिए तैयारी की शुरुआत यहां से होगी। क्लियर हो गई बात की नहीं? अब देखो, जीएस के प्रश्न पत्रों में अगर आप देखेंगे तमाम प्रश्न पत्र और तमाम प्रश्न पत्रों के सिलेबस हैं। संस्था से मैं अनुरोध करूंगा कि आज कंप्लीट सिलेबस आपके लिए अपलोड करवा दिया जाए ऐप में। तो आपके लिए ऐप में सिलेबस अपलोडेड रहेगा, आप उसका चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, या आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में रखना, ये आपके ऊपर जाता है, बट ये आपके पास अवेलेबल रहेगा। जिसमें से रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के बारे में आपको जानना चाहिए कि अगर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो इसका दो प्रश्न पत्रों से संबंध है। एक तो पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी का सिलेबस है, और दूसरा पेपर थर्ड के अंतर्गत ज्योग्राफी का सिलेबस है। पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी का सिलेबस है और पेपर थर्ड में ज्योग्राफी का सिलेबस है। इन दोनों खंडों को अगर एक साथ मिला दें तो मुख्य परीक्षा में ज्योग्राफी से लगभग 220 से लेकर 240 मार्क्स तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस अगर 1000 मार्क्स का है तो जीएस में ज्योग्राफी से ही अकेले लगभग 220 से लेकर 240 मार्क्स तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात इसके वेटेज को समझो, बहुत अधिक वेटेज है जीएस के तमाम विषय बिंदुओं में से, इतने मार्क्स का वेटेज अकेले ज्योग्राफी का आता है मुख्य परीक्षा में। और जहां प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात आती है तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी इटसेल्फ समझें, ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के दो और खंड को मिला लिया जाए, अगर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को मिला लिया जाए, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को मिला लिया जाए, तो इन सबको मिलाकर ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30 के बीच में इतने क्वेश्चंस आपसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इस खंड से जुड़े हुए पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी में तो इतने क्वेश्चन हैं, पर बाकी स्टेट्स पीसीएस आदि में देखेंगे तो प्रश्नों का वेटेज कहीं और अधिक प्राप्त होता है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी इसका एक अच्छा खासा वेटेज है, जिसके लिए आपको इसे बहुत मन से, पूरी तल्लीनता से, पूरे मनोभावों के साथ इस विषय को पढ़ना होगा। इंटरव्यू में ऐसा किसी भी विषय से प्रश्न पूछा जाता है कहना उचित नहीं होगा। वैकल्पिक विषय अगर जो है उसमें तो वेटेज क्या रहता है, बट जीएस में तो ज्यादातर पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और ज्यादातर उस समय पर कॉन्टेम्पररी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि उस समय कौन सी घटनाएं चल रही हैं, उन घटनाओं से आप कितना अवगत हो, उन घटनाओं का विश्लेषण कर आपने क्या अपने लिए ज्ञानार्जन किया है, उन तमाम विषय बिंदुओं पर आपके लिए प्रश्न इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो उसका एक अलग डायमेंशन होता है, जिसके लिए हम लोग आपको फ्री में, कोई ऐसा नहीं कि अलग से पैसा लेंगे, आपको कक्षाएं कराएंगे, इंटरव्यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की कक्षाएं कराएंगे, वो उसमें चर्चा करेंगे। हाँ, कुछ बच्चों ने जरूर पूछा है कि सर ऐसे का क्लास कराएंगे क्या? बिल्कुल पक्का ऐसे राइटिंग का क्लास कराया जाएगा, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिसेस कराई जाएंगी, ये सब कुछ यहाँ पर कराया जाना है। तो ज्योग्राफी का सिलेबस यहाँ है, और मुख्य परीक्षा में इतने का वेटेज और प्रीलिम्स में इतने का वेटेज, इसका मतलब है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत देखेंगे तो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत भूगोल विषय की डायरेक्ट शुरुआत यहां से होती है, और भूगोल विषय के प्रश्न पत्र कुछ इस रूप में सिलेबस के रूप में मेंशन किए गए हैं, जिन्हें आपको जानना चाहिए। क्या कि भूगोल का पाठ्यक्रम क्या है? तो क्या दिया गया है? दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप सहित दुनिया भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए जिम्मेदार कारक, पहला विषय बिंदु। दूसरा, महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं जैसे भूकंप हैं, सुनामी हैं, ज्वालामुखीय गतिविधियां हैं, चक्रवात आदि हैं, इन घटनाओं का जिक्र करना है। तो भौगोलिक विशेषताओं में और उनका स्थान, महत्व भौगोलिक विशेषताओं में, परिवर्तन, जल निकायों में ध्रुवीय बर्फ की टोपी सहित और वनस्पति और जीवों के वितरण आदि में प्रभावों के साथ साथ ये एक सिलेबस का पार्ट है। तो विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, ये एक पार्ट है। तो ये तमाम खंड आपके ज्योग्राफी जीएस के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में सिलेबस के पार्ट मेंशन है, अंकित है। आफ्टर दैट अगर हम थर्ड प्रश्न पत्र में आए, जीएस पेपर थर्ड में आए, तो जीएस पेपर थर्ड का संबंध बेसिकली इकोनॉमी से भी है, इकोनॉमी के साथ साथ ज्योग्राफी के कुछ खंडों से है, इन्वायरमेंट प्लस इकोलॉजी से है, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। इतने खंड इसमें सिलेबस के पार्ट हैं। जैसे ज्योग्राफी में से देखेंगे तो आपको सिलेबस के अलग अलग विषय बिंदु नजर आएंगे यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, जिसमें एनर्जी पढ़ना है, पोर्ट्स पढ़ना है, रोडवेज पढ़ना है, एयरवेज पढ़ना है, रेलवेज आदि पढ़ना है, तो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में इसकी बात देखेंगे। कृषि क्षेत्र आप एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसके
उसके देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख फसल पैटर्न क्या है, विभिन्न प्रकार की सिंचाई पद्धतियां क्या है, सिंचाई प्रणाली क्या है, फिर आगे कृषि उपज का भंडारण, परिवहन एवं विपणन संबंधित तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, ये सब भी आपको पढ़ने हैं। तो उसके साथ साथ फिर भारत में भूमि सुधार, एग्रीकल्चर के संदर्भ में ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों का हिस्सा आ जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के साथ साथ आपके डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस मेंशन किया गया है। तो इस तरह से आपको मैंने सिलेबस के माध्यम से दिखाया कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर थर्ड दो प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र, इन दोनों में आपके ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के सिलेबस के पार्ट्स हैं। और इन संपूर्ण पार्ट्स का अध्यापन कार्य मेरे द्वारा इसी ज्योग्राफी खंड के साथ कराया जाएगा, है ना, ज्योग्राफी खंड के साथ कराया जाएगा। तो भूगोल के साथ आज की इस कक्षा की शुरुआत करनी है। फिर से पढ़ने पढ़ाने का क्या तौर तरीका होगा, थोड़ी देर तक आप रुकेंगे तो आपको सारे के सारे प्रश्नों का जवाब वैसे मिल जाएगा कि सर एनसीईआरटी पढ़ाएंगे क्या, आप नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तमाम प्रकार के प्रश्नों के जवाब आज की इस कक्षा में मेरे द्वारा स्वयं दे दिए जाएंगे, जिसके बाद आपके प्रश्न शेष बचेंगे नहीं। आज की कक्षा बेसिकली आपकी इन्हीं तमाम जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमने रखी है। तो पहले तो ज्योग्राफी से पहचान कर लो, और पहचान करने के बाद फिर बताता हूं पढ़ाने का अपना तौर तरीका क्या होगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि आखिर ये ज्योग्राफी क्या है, आखिर ये ज्योग्राफी क्या है ना। शाब्दिक व्याख्या के रूप में अगर आप ज्योग्राफी को देखते हैं तो ये दो शब्दों के मेल से बना है शब्द। एक तरफ है जियो प्लस दूसरा शब्द है ग्राफी, जहां जियो शब्द का मतलब होता है पृथ्वी, जियो शब्द का मतलब क्या होता है, हमारी पृथ्वी अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय को हम भूगोल कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं, जहां पृथ्वी के संदर्भ में मूल रूप से 3-4 पक्षों की चर्चा करते हैं। और वो 3-4 पक्ष कौन कौन से हैं, तो पृथ्वी के संदर्भ में हम स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं, स्थल मंडल लिथोस्फीयर, जैसे महाद्वीप आदि का अध्ययन करेंगे। तो दूसरे स्थान पर जलमंडल का अध्ययन करेंगे, जलमंडल में सागर, महासागर आदि आएंगे, तो जलमंडल का अध्ययन करेंगे। तीसरे नंबर पर वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेंगे, और चौथे नंबर पर जैव मंडल का अध्ययन करते हैं। अर्थात इन चारों मंडलों के अध्ययन के विषय को भूगोल कहते हैं। बेसिकली प्रकृति ने जब पृथ्वी को बनाया तो सर्वप्रथम तीन मंडलों को जन्म दिया, जिसमें से पहला था स्थल मंडल, जिसे आप लिथोस्फीयर कहते हैं, दूसरा था जल मंडल, जिसे आप हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, तीसरा था वायुमंडल, जिसे आप एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये तीनों के तीनों का